नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संसाधन एवं विकास। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास 10 के ज्योग्राफी से पहले पार्ट से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संसाधन एवं विकास क्या है और इसको शुरू से अंत तक समझते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं संसाधन क्या है। ठीक है, तो संसाधन क्या है? वैसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, तो सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे वो संसाधन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर संसाधन है तो हम लोग विकास कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि संसाधन जो है, बिना संसाधन का मतलब विकास ही नहीं कर सकते। जिस देश के पास ज़्यादा संसाधन है वो ज़्यादा विकास कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि संसाधन होना चाहिए, तभी हम विकास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, तो वो संसाधन कहलाते हैं दोस्तों। तो संसाधन क्या है? ये मोबाइल भी क्या है? संसाधन है। आपका कलम और किताबें जो है वो भी संसाधन है। ठीक है दोस्तों, ये गाड़ी है, साइकिल है, जितनी भी वस्तुएं हम लोग देख पाते हैं वो संसाधन है। ठीक है, हवा भी संसाधन है, मृदा भी संसाधन है, घर संसाधन है, यानी कि जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं वो दोस्तों सभी संसाधन है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे काम में आ जाती है। ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, किस प्रकार किया जा सकता है? देखिए, पहला आधार क्या है? उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर यानी जन्म के आधार पर जैव और अजैव संसाधन में विभाजित किया जा सकता है। इसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर यानी खत्म होने के आधार पर, कोई संसाधन ऐसा है जो खत्म हो जाता है और कोई ऐसा संसाधन जिसका प्रयोग करने के बाद वो खत्म भी होगा तो क्या है, पुनः वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, पुनः बन जाता है। तो इसके आधार पर क्या है? नवीकरण योग्य और यह नवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 4 प्रकार के संसाधन है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर विकास किस प्रकार से हुआ है, तो उसके आधार पर दोस्तों संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष, ये 4 प्रकार के संसाधन है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों संसाधनों के प्रकार में देखते हैं। सबसे पहले क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन हम लोग देखे थे वहाँ पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब देखते हैं दोस्तों जैव संसाधन क्या है और अजैव संसाधन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं जैव संसाधन। जैव संसाधन दोस्तों, इन संसाधनों की प्राप्ति क्या है? जैव मंडल से हुई है, जीव मंडल से। ठीक है, जैव मंडल से या जीव मंडल से प्राप्त हुई है। तो इनमें से ये क्या है कि और इनमें जीवन भी व्याप्त है। 2 चीज़ याद रखना कि इन संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? जीव मंडल से हुई है और इनमें जीवन व्याप्त है, यानी कि ये सजीव होते हैं। ठीक है, जीवन व्याप्त है मतलब सजीव होते हैं, यानी वैसे संसाधन जो सजीव होते हैं तो क्या है? वो जैव संसाधन है, ये भी कह सकते हैं। तो जैसे मनुष्य, मनुष्य में भी जान होती है। वनस्पति जात यानी कि पेड़ पौधे, प्राणी जात यानी कि प्राणी जीव जंतु, तो इसमें और मछली है, मत्स्य मछली, ये सब क्या है? पशुधन, जितने पशु हैं तो सभी में क्या है? जीवन व्याप्त होता है और ये जीव मंडल से प्राप्त होती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे दोस्तों? जैव मंडल। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं अजैव मंडल। यह मतलब नहीं होता है, जैव मतलब जीव होता है। ठीक है, तो यह जैव मतलब जिसमें जान नहीं होती है। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो वे सारे संसाधन दोस्तों जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि चट्टानें और धातुएं, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है, इसमें जान नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों समाप्यता के आधार पर। ठीक है, 2 प्रकार के संसाधन होते हैं समाप्यता के आधार पर। तो पहला क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, और दूसरा क्या है? यह नवीकरण योग्य। सबसे पहले देख लेते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। तो दोस्तों वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि जिसको रासायनिक या भौतिक या आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। इसी को दोस्तों कहते हैं पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ठीक है, उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा।
सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को भौतिक आंतरिक के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा। जल जो है इसको भी जल चक्र के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वन को भी क्या है प्राप्त किया जा सकता है, फिर से हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। और वन्य जीवन ये भी क्या है, हम लोग फिर से वन्य जीवन को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है, सतत अथवा प्रवाह है ना संसाधनों में विभाजित किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखते हैं यह नवीकरण योग्य संसाधन। यह नवीकरण योग्य संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, यानी इसको बनने में क्या है बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लाखों वर्ष लग जाता है, ठीक है। जैसे कि कोयला तो क्या है ये इसका निर्माण हुआ है, लेकिन इसका निर्माण जो है अब नहीं हो सकता क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं, यानी खनिज और जीवाश्म ईंधन जो है जैसे कि कोयले, पेट्रोलियम सब ये सब यह नवीकरण योग्य संसाधन के उदाहरण है। इनके बनने में क्या है लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, धातुएं क्या पुनः चक्रीय हैं, धातु का बार बार उसी धातु का उपयोग करते हैं वो है ना। जैसे लोहे का कुदाल अगर बनाते हैं कोई भी है ना तो उसका बार बार उपयोग करते हैं। अब अगर टूट भी जाता है तो क्या करते हैं उसको फिर से कबाड़ी वाले ले जाते हैं और वहाँ पर नया फिर बन के आ जाता है फिर हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये सब चक्रीय संसाधन है। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं दोस्तों जैसे जीवाश्म ईंधन अपचक्रीय है। जीवाश्म ईंधन जो है अचक्रीय इसलिए है क्योंकि उसको एक बार प्रयोग करते हैं तो फिर क्या वो ख़त्म हो जाता है। और जैसे कोयला है तो कोयले को जलाते हैं तो राख बन जाता है, धुआं बन जाता है। पेट्रोलियम को जलाते हैं तो धुआं बन जाता है और धुएं से फिर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं फिर दोस्तों, इसीलिए इसको कहते हैं यह चक्रीय संसाधन, ठीक है दोस्तों। दोस्तों स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है पहला संसाधन जो है व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। व्यक्तिगत मतलब निजी संसाधन, ठीक है। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं, ठीक है। जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, ठीक है। बहुत से किसानों के पास क्या होता है आवंटित भूमि होती है। भूमि जो होता है चूँकि आपके पास उसका जो है कागज़ है, केवाला है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है आपकी ज़मीन है, यानी कि आपकी व्यक्तिगत वो संपत्ति संसाधन है, ठीक है दोस्तों। और हम लोग इसके बदले में क्या करते हैं सरकार को लगान भी चुकाते हैं, ठीक है दोस्तों। आपका जो है भूखंड जितना भी है, घर है, जायदाद है, आपका जो मोटरसाइकिल है ना या कार है, तो ये क्या है आपका निजी संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई होता है कि बाग है, चारागाह है, यानी कि पशुओं को चराने की जगह जो आप छोड़े हैं, तालाब है, कुआं है, तो ये सब क्या है निजी संसाधन के उदाहरण हैं या निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं दूसरा संसाधन दोस्तों सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन यानी सामुदायिक संसाधन, ठीक है। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है क्योंकि व्यक्तिगत संसाधन में केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है बहुत सारे व्यक्तियों का, समुदायों का, यानी कि ये संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों का इसमें मालिकाना हक होता है, ठीक है। सभी ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की जो है सम्मिलात भूमि यानी कि जो हम लोग क्या कहते हैं इजमाली भूमि है, जो सम्मिलात भूमि है उसको जो है यानी कि सभी का हक उसमें होता है, सभी समुदायों का। तो चलिए चारण भूमि यानी कि चारागाह, श्मशान भूमि, तालाब इत्यादि जो है, तो तालाब आपका निजी संपत्ति भी हो सकता है और तालाब आपका सामुदायिक स्वामित्व वाला संसाधन भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें समुदाय का उसमें हक होता है तो वो क्या है वैसा तालाब वो सामुदायिक संसाधन होता है, ठीक है दोस्तों। नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क भी हो सकता है, पिकनिक स्थल हो सकता है, खेल का मैदान जो होता है वहाँ के रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है तो वो सामुदायिक संसाधन होंगे। तो यहाँ व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन दो संसाधन आपने समझा। इसके बाद दोस्तों स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय संसाधन भी है, ठीक है। राष्ट्रीय मतलब हमारे देश का जो है संसाधन। तो तकनीकी तौर पर दोस्तों, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन, यानी कुछ भी आपकी ज़मीन भी है वो राष्ट्रीय संसाधन हो सकता है, ठीक है। तकनीकी तौर पर ज़रूरत पड़ेगी तो क्या है कि आपका जो है
घर भी जो है सरकार अधिकृत कर सकता है। ज़रूरत पड़े तो आपका ज़मीन भी क्या है, आपकी ज़मीन भी अधिकृत सरकार कर सकती है। इसलिए हमारे राजनीतिक मैप में जो जितना भी संसाधन है वो राष्ट्रीय संसाधन हो सकते हैं। ठीक है, देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकता है। यानी कि ज़रूरत पड़ेगी तो क्या है, वो व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में उसको ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने दोस्तों देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई, यानी कि आपके खेत में भी रेलवे लाइन और सड़कें या नहरें बिछाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय संसाधन सभी हो जाएंगे जो हमारे देश के अंदर है। ठीक है दोस्तों, सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, ठीक है, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, ठीक है, 12 समुद्री मील अर्थात 22.2 किलोमीटर की दूरी तक महासागरीय क्षेत्र, ठीक है, महासागरीय क्षेत्र, यानी कि जितना आपकी जो हमारे देश की जो है किनारा है, सीमा है, जो समुद्र के किनारे है, वहाँ से जो है 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक जो है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। वो राष्ट्रीय संसाधन है, उसमें हमारे देश की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, वहाँ की मछली हमारी है, वहाँ के जितने भी खनिज संपदा समुद्र के अंदर अगर मिलेंगे तो वो हमारे देश की है, वो राष्ट्रीय संपत्ति है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब जिस संसाधन पर एक राष्ट्र का यानी कि एक देश का मालिकाना हक नहीं होता है, बल्कि उस पर जो है विश्व के जितने भी देश हैं सभी का उसमें अधिकार होता है दोस्तों। ठीक है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। यहाँ पर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वहाँ पर नियंत्रित करती है, कोई एक देश नियंत्रित नहीं करता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वहाँ पर नियंत्रित करती है, यानी कि जिसमें सभी देश वहाँ के सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तट रेखा से दूर, अगर समुद्र की बात की जाए तो तट रेखा से दूर 200 समुद्री मील की दूरी, ठीक है, 200 समुद्री मील की दूरी जो है, यानी कि 200 समुद्री मील से जो है दूर समुद्र जो होगा वो क्या है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो है, यानी कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से EEZ से परे मतलब दूर खुले समुद्रीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। किसी एक देश का अधिकार दोस्तों वहाँ पर नहीं होता है। उस पर किसका अधिकार होता है? तो इन राष्ट्रीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग भी नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो बनी हुई है तो उसके द्वारा जो है अनुमति और सहमति के बिना जो है हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। कौन सा संसाधन? जो समुद्री इलाका, जो 200 समुद्री मील से दूर वाला क्षेत्र, ठीक है, उसका उपयोग हम बिना सहमति के, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना हम उसको उपयोग उसका नहीं कर सकते हैं। अब है दोस्तों विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है, कुछ संसाधनों का किस तरह से विकास हुआ है उसके आधार पर दोस्तों संभावी संसाधन पहला है जो है संभावी संसाधन। ठीक है, 4 प्रकार से ये संसाधन है विकास के स्तर के आधार पर। यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, विद्यमान तो है यानी पाया तो जा रहा है लेकिन इसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है, यानी भविष्य में इसका क्या है उपयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए संभावी संसाधन, ये संभव है कि बाद में उपयोग किया जाएगा, इसलिए संभावी संसाधन इसको कहेंगे। उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण के तौर पर क्या है, भारत के पश्चिमी भाग जैसे कि राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का जो है अपार संभावना है, लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं हुआ क्योंकि इसका सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बनाया जा रहा है, इसके द्वारा जो है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का व्यापक रूप से यहाँ पर उत्पादन होगा। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों विकसित संसाधन, वहाँ पर क्या देखें संभावी संसाधन। ठीक है, तो संभावी संसाधन का उपयोग अभी नहीं हो रहा था, अब यहाँ क्या है विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, विकसित संसाधन क्या है, विकसित हो चुका है, इसका मात्रा भी ज्ञात हो चुका है और इसकी गुणवत्ता के बारे में भी पता
चल गया है और इसकी मात्रा भी निर्धारित है कि कितनी मात्रा में वो वहाँ पर उपलब्ध है और इसका धड़ल्ले से दोस्तों प्रयोग किया जा रहा है। चूँकि ये विकसित संसाधन है, इसमें कोई भी क्या है समस्या उत्पन्न नहीं है, ये आराम से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे विकसित संसाधन है। ठीक है दोस्तों, संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है, यानी कि इसका टेक्नोलॉजी के आधार पर इसका जो है विकास हो गया है। ठीक है, इसका उदाहरण में दे सकते हैं, कोयला और पेट्रोलियम विकसित संसाधन के अंतर्गत रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चूँकि इसका उपयोग हम लोग और मात्रा और गुणवत्ता हम लोग जान रहे हैं और ये क्या है पर्यावरण को प्रदूषित भी कर रहे हैं, ये भी हम लोग को जानकारी है। ठीक है दोस्तों, तो ये विकसित संसाधन के अंतर्गत रखा जाएगा। दोस्तों अगला क्या है, भंडार। भंडार क्या है, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। इसका तो प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन भंडार है यानी कि भरा पड़ा है, लेकिन इसका जो है उपयोग अभी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रौद्योगिकी का अभाव के कारण उसकी पहुंच से हम दूर हैं, बाहर हैं। भंडार में शामिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण के लिए जल जो है 2 गैसों से बना है। ठीक है, H2O इसका सूत्र होता है, आप जानते हैं। तो हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन के यौगिक से बना है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। हाइड्रोजन क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग भंडार के रूप में कह सकते हैं कि ये भंडार के रूप में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, जल एक भंडार के रूप में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों संचित कोष। संचित कोष भी क्या है, यह संसाधन भी भंडार का ही हिस्सा है। ठीक है, ये भी भंडार का हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। तो तकनीकी सहायता से क्या है, इसको प्रयोग में लाया जा सकता है दोस्तों, परंतु इनका उपयोग अभी भी आरंभ नहीं है, इसकी शुरुआत नहीं हो चुकी है। ठीक है, इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। ठीक है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं किया जा रहा है। ठीक है, परंतु क्या है, वर्तमान समय में इसका सीमित प्रयोग ही हो रहा है। ठीक है, बाद में इसका उपयोग किया जा सकता है जब हमारे पास तकनीकी आ जाएगा। ठीक है, तकनीकी समस्या जब खत्म हो जाएगी तब। इस प्रकार बांधों में जल और वन आदि संचित कोष हैं, इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है, तो जल क्या है, जल से बांध बनाने की जो प्रक्रिया है बहुत कम ही उपयोग हम लोग कर पा रहे हैं, तो इसको संचित कोष के रूप में रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों।